जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? डियर पार्टिसिपेंट, सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? चलें जी, माशाल्लाह, गुड, थैंक यू उमर। अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास में बिल्कुल एंड पे एथिक्स का थोड़ा सा स्टार्ट किया था। इनफैक्ट मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स मार्क करवा के दिए थे कोड ऑफ एथिक्स में। तो मैंने कहा था जो लोग ये अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए एक इंसेंटिव है कि इस अटेम्प्ट में अभी तक आई कैप जो है वो 2015 वाले कोड ऑफ एथिक्स जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। तो मे बी फ्रॉम नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है वो नए वाले जो कोड है वो टेस्ट हो, लेकिन अभी ज़ाहिर आई कैप ने कोई अनाउंस उसमें नहीं किया। वैसे एप्लीकेबल हो गए हैं प्रैक्टिकली, बट एग्जाम पर्पज़ के लिए सीपैप 6 के लिए अभी पुराने ही जो है वो आई कैप टेस्ट करेगा एग्जाम पर्पज़ के लिए। अच्छा, दूसरा मैंने आपका ये टेस्ट नंबर 2 भी लिख दिया, आप नोट करें। कल आप इसको एलएमएस पे उसी तरह जैसे आप हमेशा की तरह टेस्ट देते हैं। तो ये टेस्ट नंबर 2 है और इसका सिलेबस भी हमने जो है वो मेंशन कर दिया है। 5, 10, 7, 10 ओपनिंग बैलेंसेस एंड कंपैरेटिव्स, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, 570 गोइंग कंसर्न, 800 स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, 805 सिंगल या कॉम्पोनेंट या अकाउंट बैलेंस, और 810 वॉज समरी फाइनेंशियल। तो ये उसका सिलेबस है और ये आपने उसको टेस्ट को जो है वो ज़रूर अटेम्प्ट करना है। और एथिक्स अब हमने स्टार्ट करना है और मैं आपको गाइड भी करूँगा कोर्स के एग्ज़ाम में ये एथिक्स कैसे टेस्ट होता है, इसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और जब हम अपने प्रीवियस एग्जाम में कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन आता था कैफ 9 में, वो हम जैसे सॉल्व करते थे, क्या वही स्ट्रैटेजी है या डिफरेंट है? तो दोनों चीज़ें होंगी, नॉलेज प्लस स्ट्रैटेजी, दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे जो है वो कवर कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैंने आपको जो पढ़ने के लिए दिया था उससे रेलेवेंट जल्दी से क्विक एक रिकैप करते हैं। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और उसके थ्रू हम चीज़ों को ज़रा जल्दी से पहले रिवाइज करते हैं, फिर सीधा हम एग्जाम कंटेंट के ऊपर आने वाले हैं। तो माशाल्लाह, वेरी गुड उमर। तो आइए देखते हैं, फिर तो मज़ा आएगा, आज अच्छी पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड है। चलो तो बिस्मिल्लाह कहते हैं। एक डायग्राम सबसे पहले, ये जो हमारे पास हमारी बुक है कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इसमें अगर आप एक नज़र कंटेंट्स पे डालें तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस कोड। जनरल एप्लीकेशन ऑफ द कोड, जिसमें फिर ये 100 से 150 तक सेक्शन हैं। फिर उसके बाद पार्ट बी है जो सिर्फ और सिर्फ उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे अप्लाई होता है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहले तो है जनरल, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग मेंबर है, सबके ऊपर चीज़ें अप्लाई होंगी। फिर ये वाले सेक्शन सिर्फ उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे जो प्रैक्टिस में है। और फिर पार्ट सी है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बिजनेस में है। ये देखिए, तो अगर मैं इसको क्विकली यहाँ पे ड्रॉ करूँ कि ये जो हमारा कोड ऑफ एथिक्स है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, there are 3 पार्ट टू इट। वन इज जनरल, 100 से लेकर 150। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, 200 से 291, एंड देन चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस, 300 से लेकर 350 तक। हमारे सिलेबस में सीफैप 6 में जनरल एंड सीए इन प्रैक्टिस है। ये जो सीए इन बिजनेस है ये आपके रिपोर्टिंग में टेस्ट हो, आपके एथिकल इश्यूज जो रिपोर्टिंग के अंदर, यानी कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं एज एन अकाउंटेंट, उनके ऊपर अप्लाई हो। और अब तो ये FAR 2 में चला गया, यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सीफैप 1 बट नॉट एनी मोर। तो FAR 2 के अंदर तो ये यहाँ पे हम जो सीफैप 6 के अंदर कोड ऑफ एथिक्स में मसले मसाइल देखेंगे वो एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखेंगे जो फर्म में मैनेजर है, पार्टनर है, और ऑडिट करते हुए या दूसरी कोई असाइनमेंट्स करते हुए जिन एथिकल इश्यूज से गुजरना पड़ सकता है, उनको हैंडल करना हम सीखेंगे।
तो ये हमारा जनाब ये कंटेंट्स हैं, ये 3 इसके सेक्शन हैं। अब आइए कुछ बात करते हैं ये प्रोफेशनल एथिक्स की। एक और डायग्राम बनाते हैं। तो जनाब आपने एक नाम सुन रखा होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का। जनाब याद है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स? बिल्कुल ठीक। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स बिल्कुल ठीक जनाब। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सीक्वेंस वाइज चलते हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। अच्छा, ये जो सारे के सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ये मेंशन हुए में हैं हमारे 100.5 में। अब ये वो पैराग्राफ हैं जो मैंने आपको मार्क किए थे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं इस सेक्शन में जाऊं, सेक्शन 100 इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, तो 100.5 पैराग्राफ में होता है, कीवर्ड बज़वर्ड्स हैं इंटेग्रिटी में, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्टी चाहिए हमें, ऑब्जेक्टिविटी में वी शुड नॉट अलाउ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर में हमें मेंटेन करना है प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल, और फिर उसके बाद क्लाइंट हमारी जो है वो कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस जो है वो ले। We need to act diligently and in accordance with applicable technical and professional standards. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है हमें रिस्पेक्ट करनी है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन acquired as a result of professional and business relationship, and we should not disclose such information without proper and specific authority unless there is a legal or professional right or duty to disclose. तो लास्ट में है प्रोफेशनल बिहेवियर। सिंपल मतलब है comply with relevant laws and regulation and avoid any action that discredits the profession। तो ये वो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हम बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद एक मैंने और आपको सेक्शन मार्क कराया था 100.2। ये बेसिकली हाउ टू सॉल्व अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, यानी एथिकल इशू को प्रैक्टिकली भी कैसे डील करना और एग्जाम में भी कैसे। जब भी हमें कोई ऐसा इशू आए सबसे पहले हमें वी नीड टू आइडेंटिफाई द थ्रेट, फिर उसके बाद थ्रेट का लेवल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ज़्यादा है, मीडियम है या कम है, तो वैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट, और फिर उसके बाद अप्लाई सेफगार्ड। तो ये 3 स्टेप अप्रोच हम अपने सिनेरियो में भी क्वेश्चन में भी सॉल्व जो अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकली भी ऐसे करते हैं। थ्रेट क्या है भाई यहाँ पे, अभी देखते हैं थ्रेट, फिर थ्रेट के बाद उसकी सिग्निफिकेंस को वैल्यूएट करें और फिर उसके बाद सेफगार्ड बताएंगे।
अच्छा, इसके बाद वापस आते हैं डायग्राम में जी। कॉन्फिडेंशियलिटी रूल की कुछ है जी एक्सेप्शंस। अभी करते हैं बात क्वांटिटेटिव फैक्टर्स की भी। क्वांटिटेटिव फैक्टर तो बड़ा सिंपल है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, 100 रुपए का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या 10 लाख रुपए का फाइनेंस, दिस इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव से मीन्स कितने शेयर्स हैं, कितने अमाउंट है, कितने का लोन लिया हुआ है, सो क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव फैक्टर में ये होता है कि उसमें अमाउंट नहीं होती, बट क्या वो लोन मैनेजर ने लिया हुआ है या एक जूनियर स्टाफ ने लिया है। तो क्वालिटेटिव फैक्टर भी आपको देखने हैं कि वो स्टाफ कौन है, वो क्लाइंट का पर्सन कौन है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, क्या वो इस जस्ट अ मेयर फ्रेंडशिप या उनके आपस में कोई फैमिली टर्म्स भी हैं। ठीक है, तो वो उससे फिर क्वालिटेटिव फैक्टर्स बनते हैं। तो दोनों चीज़ें हमें देखनी होती हैं, quantitative as well as qualitative factors, just like we do in materiality। तो quantitative भी देखना है और qualitative भी। ठीक हो गया जी। ओके, अब कॉन्फिडेंशियलिटी रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं। और जो एक्सेप्शंस हैं वो दी गई हैं पैराग्राफ 140.7 के अंदर। वन 140.7 के अंदर, और वो 3 एक्सेप्शंस हैं। आइए देखते हैं 140.7 के अंदर। confidentiality and their uses. Following are circumstances where chartered accountants are or may be required to disclose confidential information। बात करेंगे अभी उमर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। अच्छा, आप वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन से, ओके, बिल्कुल सिंपल। 3 चीज़ें थी उसमें, कोई बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि हमारे क्लाइंट में सिर्फ एक इंटरेस्ट होना चाहिए और वो है प्रोफेशनल इंटरेस्ट। उसके अलावा किसी किस्म का कोई और इंटरेस्ट हो, चाहे वो सेल्फ इंटरेस्ट है, फैमिली टर्म्स हैं, बिजनेस इंटरेस्ट है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये है, अगर आप इफ यू आर हैविंग मोर देन वन इंटरेस्ट इन योर क्लाइंट, देयर विल ऑलवेज बी अ कॉन्फ्लिक्ट। आपका जहन जाएगा मैं प्रोफेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दूं या वो जो पर्सनल उसके साथ मेरा रिलेशनशिप है उसको प्रेफरेंस दूं, या मेरा उसके साथ बिजनेस टर्म्स है मैं उसको प्रेफरेंस दूं। तो देयर विल ऑलवेज बी अ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, तो हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे। तो वो 3 एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन का मतलब है कि जहाँ पे आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो है उसको थर्ड पार्टीज के सामने डिस्क्लोज कर सकते हैं। डिस्क्लोजर इज परमिटेड बाय लॉ, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, और नीचे एग्जांपल्स भी दी गई हैं। और तीसरा है देयर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज। तो ये सारी छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, ये आपने देख लेने हैं, जहाँ पे हम इस कॉन्फिडेंशियलिटी रूल को ब्रीच कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज द लॉ इन्वॉल्व, द जुडिशरी इन्वॉल्व, या कोई हमारी प्रोफेशनल बॉडी इन्वॉल्व है और वो हमसे कोई हमारे क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछते हैं अंडर स्पेसिफिक अथॉरिटी, तो जाहिर है फिर हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी उसके क्लाइंट के बारे में। अच्छा, ये हो गई जनाब कॉन्फिडेंशियलिटी रूल की एक्सेप्शन। अब आते हैं ये जो जनरल कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। आपने एक टर्म सुनी होगी, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस।
है ना। तो एक्चुअली इशू ये है, इन दो प्रिंसिपल्स के अलावा, इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी के अलावा, बाकी जो जितने तीन प्रिंसिपल्स हैं ना, ये वाले, देखें इशू ये है कि हम ये कोई इंगेजमेंट परफॉर्म कर लेंगे सपोज अश्योरेंस की, और कल को हम पे कोई एलिगेशन लग जाए जनाब आपने तो ऑडिट सही नहीं किया क्योंकि आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पूरा नहीं कर रहे थे, तो हमें कोर्ट में जो कोई ले जाता है हमारा ऑडिट क्लाइंट, या कोर्ट में ले जाएगा या आईकैप में कंप्लेन हो जाएगी, तो क्वेश्चन ये है हाउ एम आई गोना प्रूव माई इनोसेंस इन फ्रंट ऑफ कोर्ट और आईकैप कि जनाब मैंने तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कंप्लाई किया है, या अगर कोई थ्रेट थी तो मैंने उसके लिए प्रॉपर एक्शन या सेफ गार्ड जो है वो मैंने अप्लाई किए थे। तो पॉइंट ये है कि ये जो तीन सेफ गार्ड जो मैंने टिक मार्क किए हैं, सॉरी तीन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये मुझे किसी भी फोरम पे प्रूव करना आसान। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगता है, क्लाइंट कहता है जनाब आप कॉम्पिटेंट ही नहीं थे, आपने असाइनमेंट क्यों की। मैं कहूँगा देखिए जनाब ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हैविंग सच एंड सच अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, और ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। तो अगर मैं वाकई कॉम्पिटेंट हूँ तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को अपनी प्रूव करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। वो इल्ज़ाम लगाता है जनाब आपने ड्यू केयर से काम नहीं किया, आपने नेग्लिजेंटली किया है, आपने जनाब ये चीज़ें नहीं देखी, आपने ये नहीं किया। अगर मैंने प्रॉपर काम किया तो मेरे पास मेरी वर्किंग पेपर फाइल होगी, मैं उस अथॉरिटी के सामने रख दूंगा, जनाब आप खुद चेक कर लें मैंने सारा काम किया है। तो अगर मैंने ड्यू डिलिजेंस से काम किया है ड्यू केयर से, तो इट कैन इजीली बी प्रूव्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। कॉन्फिडेंशियलिटी आपने ब्रेक की है, मैं कहूँगा जनाब आप अदरवाइज प्रूव करें, मैंने कहा किसको बताया आपके बारे में। हाँ जहाँ स्पेसिफिक अथॉरिटी थी वो मेरे पास प्रूफ होगा कि भाई इस वजह से मुझे करना पड़ा। लेकिन अगर मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी रूल ब्रेक नहीं किया तो मेरे ऊपर ये एलिगेशन लग जाए तो मैं उसको आसानी से प्रूव कर सकता। सेम गोस फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर, मैंने कोई लॉ रेगुलेशन ब्रेक नहीं किया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे अकाउंटेंट्स मेरे फेलो कोलीग या मेरे इंस्टीट्यूट पे कोई बैड नेम जो है वो अर्न करे कोई, तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, तो आई एम प्रूवन इनोसेंट। तो ये तीन, यानी मैं ये बात देखें अगर तुमने ब्रीच किया है फिर तो जाहिर है डिफिकल्ट है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने नहीं किया हमारे ऊपर फिर भी इल्ज़ाम लग जाए तो ये तीन रूल्स को प्रूव करना आसान है। लेकिन अगर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग जाए ना कि जनाब आपने इंटेग्रिटी से काम नहीं किया, आपने ऑब्जेक्टिविटी से काम नहीं किया, अब ये जो टर्म्स है ना ये बड़ी डीप हैं, बड़ी वास्ट हैं, इनको प्रूव करना ज़रा मुश्किल है कि जनाब नहीं मैंने इंटेग्रिटी से काम किया है, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड से काम किया है, मैंने ऑनेस्टी के साथ काम किया। अब ऑनेस्टी इज़ अ रिलेटिव टर्म, बड़ा मुश्किल है, एक टेंजिबल चीज़ नहीं है ना। आपने देखा कॉम्पिटेंस में मैंने अपने सर्टिफिकेट दिखा दूंगा, अपना एक्सपीरियंस शो कर दूंगा, वर्किंग पेपर फाइल ड्यू केयर दिखा दूंगा, कोई मैंने ब्रीच नहीं किया कोई चीज़। बट इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी ये जनाब कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, मैंने जनाब बगैर अनड्यू इन्फ्लुएंस से काम किया है, मैंने कोई पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग को कंसिडर नहीं किया ऑडिट करते हुए। तो इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी इज अ डिफिकल्ट, दीज आर द टू डिफिकल्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो हमें कोड ऑफ एथिक कहते हैं कि कभी भी हमारे ऊपर ऐसा कोई एलिगेशन लग जाए कि हमने इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी से काम नहीं किया, इस सिचुएशन में हमें एक और चीज कोर्ट में प्रूव करनी पड़ेगी। अब उस फैक्टर का नाम है, एनी आइडिया तो क्या ना क्या कहते हैं उसे, एक और चीज एक और टर्म भी यूज करते हैं हम इन पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अलावा, इंडिपेंडेंस। यस, अब अगर आप गौर करें तो इंडिपेंडेंस इटसेल्फ इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी इंडिपेंडेंस इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल बट इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। अगर मुझे कोर्ट में अथॉरिटी के सामने अपनी इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी प्रूव करनी है, देन आई नीड टू इंश्योर एंड प्रूव दैट आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन। अगर मैंने कोर्ट में ये साबित कर दिया ना कि मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, तो फिर ये भी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि मैंने इंटेग्रिटी से काम किया है और ऑब्जेक्टिविटी से काम। तो मुझे अब इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी को प्रूव करने के लिए कोर्ट में अपनी
इंडिपेंडेंस प्रूव करनी है। एंड इंडिपेंडेंस जो है दो चीज़ों की इंडिपेंडेंस मुझे प्रूव करनी होगी, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पेरेंट्स। तो आपने एक टर्म सुनी होगी, देयर इज अ सेइंग कि ऑडिटर must be an independent person and must also be seen as an independent person. ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए और उसको दिखना भी चाहिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अपने क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा वैल्यू क्लाइंट है, हम बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल होते हैं, पार्टनर के बहुत फैमिली टर्म्स है, बहुत आना जाना है दावतों में, पर्सनल जो हैं फैमिली दोनों वेकेशन पे जाते हैं, उसे गोल्फ खेलते हैं, डाइन आउट भी करते हैं, फैमिली टर्म्स हैं, वीकेंड पे मिलते हैं, इकट्ठे वेकेशन पे भी ओवरसीज जाते हैं। तो द पॉइंट इज, बट व्हेन इट कम्स टू वर्क, द बोथ सीईओ एंड पार्टनर्स आर वेरी थॉरो, प्रोफेशनल एंड जेंटल। दे डोंट एवर इंटरफेयर इन ईच अदर वर्ल्ड, मतलब दे आर द बेस्ट प्रोफेशनल। पॉइंट ये है कि वो माइंड में तो बेशक ऑडिटर इंडिपेंडेंट होगा, बेशक वो वेकेशन पे जाता है, बट काम वो बड़े बिल्कुल सही तरीके से करता है। बट कोर्ट कहेगी ठीक है, आप जेहन में बेशक इंडिपेंडेंट हमें, बट आपकी पेरेंट्स इंडिपेंडेंट, आप इतना ज़्यादा मिलते हैं, इतना ज़्यादा फंक्शंस में जाते हैं, तो यू आर नॉट सीन टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। बाद में कहेगा जनाब आप मुझे मेरे कसम उठा लें, किसी और से काम चेक करवा लें, किसी और से ऑडिट करा लें, अगर वो डिफरेंट कंक्लूजन पर पहुंचेगा तो फिर मुझे आप सजा दे दीजिएगा। कोर्ट कहेगी नहीं, हमने उस तरफ जाना ही नहीं है, आप पहले ये बताएं कि आपकी अपेयरेंस क्यों नहीं इंडिपेंडेंट, काम की तुम बात ही नहीं कह रहे। तो हमें अपनी अपेयरेंस का भी उतना ही ख्याल रखना है जितना हम एक्चुअली इंडिपेंडेंट। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें क्लियर होना जरूरी है, हमें इंडिपेंडेंट होना भी है और दिखना भी है। और इसी वजह से आपने देखा कि इस इंडिपेंडेंस की जो ज़रूरत है, बल्कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये जो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, जो कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ हमारे लिए मुसीबत नहीं है। चारों लोग दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं सबके यही कोड है, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, लाइक अस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सारे के सारे यही 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। लॉयर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सबने इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंसी, कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल बिहेवियर से काम करना, और सबने इंडिपेंडेंट रहना। और इंडिपेंडेंस की ज़्यादा जरूरत आप देखें, ये जो जजेस होते हैं वो उनको कितना इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब वो दोनों पार्टीज का कोर्ट में केस चल रहा है और एक पार्टी, वो हेयरिंग खत्म होती है, अभी केस चल रहा है, तो वो हेयरिंग खत्म होती है तो वैसे ही जज के पास जाता है, सर जनाब ये मेरे बेटे का वलीमा है तो शाम को तशरीफ लाएं, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो आपके ख्याल में जज को उस पार्टी के वलीमे में शिरकत कर लेनी चाहिए जिसका कल उसने डिसीजन देना है, इन फेवर और अदरवाइज जो भी करना है, और वो कोई ऐसी बात नहीं है, बस वो कह रहा है आप आए जनाब, बच्चे को या बच्ची को दुआओं के साथ रुखसत करें, और वो फैसले तो जो मर्जी है आप प्रोफेशनल ग्राउंड पे कीजिएगा, हमें कोई मसला नहीं है, वो काम अपनी जगह, ये अपनी जगह, बट नहीं होगा। यस, इंडिपेंडेंस लेटर, तो ये जो इंडिपेंडेंस की हाईएस्ट लेवल है ना, ये जुडिशरी को मेंटेन रखनी पड़ती है। आपने देखा है वो इसीलिए इतना ज़्यादा ना वो कोई पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक फोरम पे आते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ज़रा सी को बात करेंगे और कहीं ना कहीं उन पर एलिगेशन लग जाएगा ना, ये तो बाइस है, देखा ये तो इसने क्या दिन, हमें तो पहले ही पता था, ये तो मिले हुए हैं, जो कुछ भी है। तो ऑडिटर के लिए भी यही चीज़ चलती है, नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। ओके, सो हम क्यों इंडिपेंडेंस प्रूव करने चले, क्योंकि हमारे ऊपर एलिगेशन लगे इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी। अब अगला मसला ये कि इंडिपेंडेंस कैसे प्रूव करें, क्योंकि जब तक इंडिपेंडेंस प्रूफ नहीं होगी, मेरे ऊपर एलिगेशन लगे इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी, वो क्लियर नहीं होगा। तो अगला सवाल है, मुझे कोर्ट में अपनी इंडिपेंडेंस को कैसे प्रूव करना। अब इंडिपेंडेंस को प्रूव करने के लिए कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया कि जनाब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंडिपेंडेंस को हर वक्त कुछ ना कुछ थ्रेट्स होती, हर वक्त कुछ ना कुछ थ्रेट्स होती, और वो कोर्ट ने आइडेंटिफाई की हैं कि जनाब वो हैं 5 ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं प्रोफेशनल एथिक्स के, और 5 ही थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, 5 ही
इंडिपेंडेंस, ये थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। किसी को है याद वो नाम? किसी को नाम याद है थोड़ा? हाँ, गुड गुड, सही, बिल्कुल सही, एडवोकेसी सेल, बिल्कुल सही। तो आइए वो 5 थ्रेट्स के नाम लिखते हैं। तो मैं अगर एब्रिविएशन यूज कर लूँ, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, सीक्वेंस वाइज देखना, उसके बाद एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, और लास्ट में है हमारे पास इंटीमिडेशन। अब ये सारी जो थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस हैं, इनके बारे में हमें कमेंट्री मिलती है सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में 200.4। मैं भी आपको पैराग्राफ पे लेके भी जाऊँगा। तो 200.4, सेल्फ रिव्यू में 200.5, एडवोकेसी में 200.6, फेमिलियरिटी 200.7, और उसके बाद इंटिमिडेशन 200.8। अच्छा, इसके बाद ये जो भी हम आइए जरा इनका थोड़ा सा वॉक ओवर करते हैं। पहले चलते हैं, ये हम 100 देख रहे थे, तो 100.12 के अंदर थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स, जनरल बात। और आप यहाँ पे देखें थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स में आपको वो 5 थ्रेट जर्नल मिलते हैं: सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन। तो ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया था 100.12। और फिर उसके बाद थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन। और अभी भी याद रखें, 100 पैराग्राफ में जो बात कर रहे हैं ये जर्नल बात हो रही है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे प्रैक्टिस में हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचिंग कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, सबके ऊपर ये रूल जो है वो अलाइक अप्लाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं वो फिर सिचुएशंस की, वो भी आपको जरूर देखनी चाहिए, मैंने मार्क भी आपको कराई थी। तो अब देखिए, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं, ये पार्ट बी में मैं आ गया हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। और इसके अंदर ये देखिएगा, अब जो एग्जांपल शुरू हो रही हैं, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल, ये थ्रेट्स एंड सेफगार्ड। पहले जर्नल उसने शुरू में दे दी थी 100 वाले पैराग्राफ में, अब बिजनेस के लिए, सॉरी प्रैक्टिस के लिए, तो वो दोबारा 5 थ्रेट। उसके बाद आप देखिए, सबसे पहले हमने मार्क किया था 200.4 पैराग्राफ, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। लंबी लिस्ट। आप जिन लोगों ने कैट 9 अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो शायद रिकॉल करें, स्टडी टेक्स्ट में यही एग्जाम्पल, यही पैराग्राफ वहां पर लिखे हुए थे। 200.5, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। 200.6, examples of circumstances of advocacy threat. 100.7, examples of familiarity threats. And 200.8, intimidation
ये एज इट इज उन्हें वहां पे लिखे हुए हमारे। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पे पहुंच गए, चले हैं हम प्रूव करने अपनी इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी, और उसको प्रूव करने के लिए हमें को अथॉरिटी के सामने अपनी इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड अपीयरेंस प्रूव करनी है। और इंडिपेंडेंस प्रूव करने के लिए अब कोर्ट में मुझे ये साबित करना है कि जनाब मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ। कोर्ट कहेगी कैसे? हम कहेंगे जनाब देखिए कोड ऑफ एथिक्स में इंडिपेंडेंस को 5 थ्रेड्स होती हैं: सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी एंड इंटीग्रिटी। मेरे ऊपर तो कोई थ्रेट ही नहीं है। अगर मेरे ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, इसका मतलब है आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन। लेकिन अगर कोई थ्रेट है, अगर कोई थ्रेट है, तो फिर मुझे कोर्ट में ये साबित करना है कि हाँ जनाब मेरे ऊपर ये थ्रेट थी, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू या कुछ भी, लेकिन मैंने उस थ्रेट को मैनेज करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए मैंने कुछ सेफगार्ड्स लगाए। अगर मैं कोर्ट में ये प्रूव कर दूं कि जनाब ये देखिए ये सेफगार्ड्स होते हैं, मैंने ये सेफगार्ड्स लगा लिए हैं, इसका मतलब है नाउ आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन। और अगर मैंने कोई थ्रेट हुई एंड इफ आई फेल टू अप्लाई द सेफगार्ड, तो इसका मतलब है कि फिर मैं इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं रहा, और फिर कोर्ट के अंदर उसको मुझे रेपुटेशन मिली। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है हर एंगेजमेंट में, पहले से ही फोर्स ही करना है कि इस एंगेजमेंट में क्या मेरे इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट्स हैं। अगर नहीं है वेल एंड गुड, अगर हैं तो थ्रेट्स आइडेंटिफाई करें, उसकी सिग्निफिकेंस को एवेल्युएट करें और फिर अप्रोप्रिएट सेफगार्ड लगाएं। फिर आपको अप्रोप्रिएट सेफगार्ड लगानी है। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं जरा इन सेफगार्ड्स की, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इन सेफगार्ड्स की। ठीक है, अब मैं जरा डायग्राम एक और ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा सेफगार्ड्स का कॉन्सेप्ट भी जो है वो हम ले लेते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं, सेफगार्ड्स के बारे में बात करते हैं। अभी तक मैं एग्जाम लेवल पे नहीं आया कि एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूँ, चीज़ों के बारे में वॉक थ्रू करा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें टेस्ट होती हैं, क्या बेसिकली रिवीजन हो रही है। तो सेफगार्ड्स को ना हम दो कैटेगरीज में समझ सकते, दो तरीकों से, दो एस्पेक्ट्स। दो तरीकों से सेफगार्ड्स को हम समझ सकते हैं। एक तरीका तो जो जिस तरह कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है, कुछ सेफगार्ड्स ऐसे हैं जो प्रोफेशन में, लेजिस्लेशन में या रेगुलेशन ने खुद बता दिया कि भाई ये मसला हो तो ये सेफगार्ड होते हैं। और ऐसे सेफगार्ड की लिस्ट जो है वो 100.14 में दी गई है। आइए देखते हैं। Safeguards created by profession, legislation और regulation। मसलन ऑडिट करने के लिए जनाब कोई ना कोई एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की उसके बगैर कोई ऑडिट ही नहीं कर सकता। तो वो कॉम्पिटेंस को इंटैक्ट रखा है कि भाई ओनली सच एंड सच पर्सन कैन बी और अलाउड टू डू ऑडिट्स ऑफ कंपनीज। फिर उसमें पब्लिक कंपनी के लिए और हो सकता है, लिस्टेड के लिए और हो सकता है क्राइटेरिया। फिर खाली एक दफ़ा कर लेना काफ़ी नहीं, CPD रिक्वायरमेंट हाईकैप की तरफ से होती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रूल्स लिखे हैं, तो फिर
तो कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ सेफगार्ड ऐसे हैं जो लॉ ने इंश्योर किए, भाई ये काम करना है तो सिर्फ ऐसे ही होगा। एक कैटेगरी ऑफ सेफगार्ड हो गई जो क्रिएट किए गए हैं, लॉ ने कर दी है, प्रोफेशन ने कर दी है, या रेगुलेशन। दूसरी कैटेगरी ऑफ सेफगार्ड है जो कि हम अप्लाई करते हैं इन वर्क एनवायरनमेंट। हम सेफगार्ड अप्लाई करते हैं इन आवर वर्क एनवायरनमेंट। अच्छा, ये बताएंगे अभी अभी मैं जब क्वेश्चन में आऊंगा फिर आपको बताऊंगा कैसे करना। डोंट वरी, ये मेरा मसला है, आपका मसला नहीं है, बताओ। अच्छा जी, अब आते हैं वर्क एनवायरनमेंट। इसके अंदर भी दो तरह के हैं। कुछ ऐसे सेफगार्ड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाएगा इन बिजनेस जो कि उसने फर्म वाइड अप्लाई कर, उसने अपना एक मैकेनिज्म बनाया है कि मैंने अपनी फर्म में ये सेफगार्ड उन सिचुएशंस में लगाने हैं। अच्छा, इसकी हमें लिस्ट मिलेगी 200.12। फिर कुछ सेफगार्ड्स ऐसे होंगे जो वर्क एनवायरनमेंट में हमें इंगेजमेंट स्पेसिफिक होंगे कि यार इस सिचुएशन में हमें ये वाला सेफगार्ड बनाना है। इसकी लिस्ट हमारे पास अभी देखते हैं 200.13। और फिर एक तीसरी टाइप का सेफगार्ड है, वो कुछ ऐसे सेफगार्ड हैं जो ना लॉ प्रिस्क्राइब कर रहा है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा रहा है, बल्कि वो सेफगार्ड क्लाइंट अप्लाई कर, जो कि विद इन क्लाइंट सिस्टम एंड प्रोसीजर, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली इम्प्लीमेंटेड बाय क्लाइंट। ये वो सेफ गार्ड है जो वो क्लाइंट अप्लाई कर रहा होता है अपने ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, और ये हमें मिलेगा 200.15। तो आइए ज़रा ये भी देखते हैं कि वर्क एनवायरनमेंट 200.12, 13 और 15। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये है कि 200 वर्क एनवायरनमेंट में, और वर्क एनवायरनमेंट में वो है फर्म वाइड या एंगेजमेंट स्पेसिफिक। और ये देखिए 200.12 के अंदर फिर आपको एग्जांपल्स मिल रही हैं फर्म वाइड सेफगार्ड जो कि वर्क एनवायरनमेंट। एक लीडर होना चाहिए जो वो स्टैब्लिश करे क्या होना, पॉलिसीज प्रोसीजर्स हो, डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज हो। फिर इसके बाद 200.13 के अंदर एग्जांपल्स ऑफ एंगेजमेंट स्पेसिफिक सेफगार्ड जो वर्क एनवायरनमेंट में लगानी है हमने, और वो है ये कि भाई तो मसला हो गया किसी क्लाइंट में ऑडिट में, तो उसका रिव्यू करवा लें, और सेकेंड रिव्यूज हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, कोई और दो साथ गवर्नेंस से डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये लिस्ट जो है कंप्लीट होती है। और फिर 200.15 में है, ये वो एग्जांपल्स हैं सेफगार्ड की जो विद इन क्लाइंट सिस्टम एंड प्रोसीजर। असल क्लाइंट ने कहा हुआ है कि हमने 3 साल से ज़्यादा, कोड में बेशक 5 साल लिखा हो, जो भी लिखा हो, हमने 2 साल से ज़्यादा किसी एक फॉर्म से ऑडिट नहीं करा है, हमने 2 साल के बाद ऑडिटर चेंज करना। तो ये क्लाइंट की पॉलिसी प्रोसीजर है कि वो अपने ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रखने के लिए क्या कर सकता है।
जनाब ये एक आइडिया था सेफगार्ड्स का कि कुछ सेफगार्ड प्रोफेशन ने, लॉ ने, रेगुलेटर ने इस्टेब्लिश किए हैं ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को इंटैक्ट रखने के लिए। कुछ सेफगार्ड फर्म खुद लगाती हैं, और जो फर्म खुद लगाती हैं उसमें भी दो टाइप हैं। एक जिन्होंने जनरल सेफगार्ड लगाने ही लगाने हैं फर्म वाइड, चाहे वो ए क्लाइंट हो या बी क्लाइंट हो, और जाहिर है कुछ ऐसे सेफगार्ड होंगे जो स्पेसिफिक सिचुएशन में स्पेसिफिक क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई होंगे, और कुछ सेफगार्ड ऐसे हैं जो कि क्लाइंट की तरफ से आ रहे हैं, क्लाइंट की तरफ से आ रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और, अब ये जो थोड़ा फिलोसॉफिकल है लेकिन मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट से बड़ी हेल्प मिलेगी। देखिए कुछ सेफगार्ड होते हैं, अभी इंटायरली डिफरेंट क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। कुछ सेफगार्ड होते हैं प्रोएक्टिव, उसके मुकाबले में कुछ सेफगार्ड होंगे ऐसे। दूसरे एंगल से कुछ सेफगार्ड होते हैं प्रिकॉशनरी, एज अपोज टू दिस कुछ सेफगार्ड हैं रिएक्शनरी। फिर इसी तरह कुछ सेफगार्ड होते हैं प्रिवेंटिव, और एज अपोज टू दिस करेक्टिव। तो मैं आपको इनकी एग्जांपल देता हूँ। प्रिकॉशनरी, प्रोएक्टिव, प्रिवेंटिव का मतलब ये है कि कोई काम गलत होना ही नहीं चाहिए, उससे पहले ही स्टेप्स ले लिए जाए। दूसरी जो कैटेगरी है पैसिव है, रिएक्शनरी है, करेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी एहतियात करने के बावजूद अगर फिर भी कोई मसला हो जाए और बाद में हो, और बाद में पता चले, तो फिर तो आग लग गई है, फिर तो फायर फाइटिंग करनी है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, हमें हर सूरत कोशिश करनी चाहिए कि आग ना लगे, है ना। उसके लिए हमने पूरी प्रिकॉशन लेनी है कि गैस स्टेशन के ऊपर, पेट्रोल पंप्स के ऊपर हमें कोई जी सॉरी, तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि कोई हम फ्लेमेबल चीज़ ना जलाएं, सिगरेट नहीं ऑन करना या लाइटर नहीं लगाना या कुछ भी नहीं। लेकिन सारी एहतियात करने के बावजूद अगर आग लग जाए तो फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स भी इंस्टॉल्ड हैं, बकेट्स जो हैं वो भी इंस्टॉल्ड है, पानी की और दूसरी चीज़ें, फायर होज में सारा कुछ। तो आग नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अगर लग जाए तो फिर तो बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं आपको इसकी यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा, हम सेल्फ इंटरेस्ट की क्लास एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हम अपनी ऑडिट टीम में एक मैनेजर को रिक्रूट कर रहे हैं, और वी कम टू नो कि भाई इस ऑडिट मैनेजर ने तो इस क्लाइंट से कोई लोन लिया हुआ, जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो क्या हमें ये तुमको, तुमने उससे लोन लिया हुआ है, तुम उसे फेवर करोगे। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे, हम तुम्हारा रिव्यू भी करेंगे। तो हमने कहा कि हम आपका रिव्यू, पार्टनर रिव्यू करेगा आपका काम स्पेसिफिकली। क्या ये अप्रोच ठीक है, या हमें उसको शुरू में कह देना चाहिए, दो ऑप्शन देनी चाहिए कि भाई आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, अगर आप इस क्लाइंट को ऑडिट पे जाना चाहते हैं तो आप डिस्पोज कर दें फाइनेंशियल इंटरेस्ट को, लोन वापस कर दें, वरना हम आपको रिप्लेस करके किसी और को दे देंगे।
क्या ख्याल है? ये शेयर्स में भी एग्जांपल हो सकती है, ये लोन में भी हो सकती है। क्या उसको भेज दें और बाद में उसका काम रिव्यू करा लें? क्योंकि आप सबने पढ़ा हुआ है कि रिव्यू भी तो करवाया जा सकता है ना, तो अगर उसने कोई गड़बड़ की होगी तो सामने आ जाएगी। हाँ देखिए, बिल्कुल प्रिवेंट करना चाहिए। गलती होने उसको मौका ही क्यों दें कि वो सिचुएशन में जाए जहाँ पे उसकी इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आए, वो प्रोफेशनल इंटरेस्ट भी हो, पर्सनल इंटरेस्ट भी हो, और वो जहनी कश्मकश में रहे। नो, दैट्स नॉट द राइट वे। तो पहली कोशिश होनी चाहिए हमारी कि हम, कहते हैं ना, टू निप द इवल इन द बड, एक गलती को होने से पहले ही उसको आप मौका ही ना दें। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है, हमारी पूरी एहतियात के बावजूद कोई बाद में मसला निकल आता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट स्टार्ट हो गया, 15 दिन गुजर गए हैं, 15 दिन का मजीद काम रहता है, 15 दिन हो गए और 15 दिन का टेंटेटिव अभी काम रहता है। और वो मैनेजर क्लाइंट से हमें फ़ोन करता है, सॉरी सर, वो आपसे एक बात करनी थी, वो मैं आपको बताना भूल गया, तो पता नहीं क्यों मेरे जहन से भी निकल गया। अब वो सच कह रहा है नहीं कह रहा है, वो पॉइंट ले रहा है। बहरहाल वो कह रहा है कि सर मसला ये हुआ है कि मुझे पता चला है कि मेरे तो स्पाउस के इस क्लाइंट में शेयर्स हैं। वो कह रहा है सर मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी कल रात को ही पता चला, क्योंकि स्पाउस ने मुझे भी नहीं बताया था। अब वो सच कह रहा है सच नहीं कह रहा हमें नहीं पता, 15 दिन हो गए हैं, अब स्पाउस के शेयर निकल आए। आपको पता है जो जो इमीडिएट फैमिली मेंबर होते हैं वो भी कंसिडर होते हैं पार्ट ऑफ ऑडिट टीम की। अब क्या करें? अब अगर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं और रोटेट कर देते हैं, उसकी जगह किसी और को भेज देते हैं, तो वो रिमेनिंग 15 डेज के लिए तो अच्छा सेफ गार्ड है। बट व्हाट अबाउट दोज फर्स्ट 15 डेज जिसमें उसने उस थ्रेड के अंदर रहते हुए काम किया, इवन दो उसको नहीं पता था। देखें यहाँ पॉइंट ये हो सकता है वो सच बोल रहा हो सकता है उसने पहले 15 दिन बिल्कुल सही ऑडिट किया बगैर किसी थ्रेड के, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। बट ये तो होगी इंडिपेंडेंस इन माइंड। लोगों ने तो और कोर्ट ने भी नहीं इस चीज़ को मानना, उन्होंने कहना ला ये कैसे हो सकता है कि शेयर्स हों और पता ही ना हो। तो उसकी जो इंडिपेंडेंस इन अपेयरेंस है ना, वो क्वेश्चनेबल है। एंड नो बडी इज गोइंग टू बाय दिस आइडिया कि भाई शेयर्स थे। तो हमें उसके लिए भी सेफ गार्ड लगाना, जो 15 दिन उसने उन शेयर्स के रहते हुए ऑडिट। अब मसला ये है कि वो तो टाइम गुजर गया ना, अब हमें पहले पता होता वो बता देता तो हम ये मौका ही ना लेते। ऐसी सिचुएशंस के लिए फिर ये पैसिव सेफ गार्ड, रिएक्शनरी सेफ गार्ड, करेक्टिव सेफ गार्ड लगाते हैं, जिसमें फिर ये कि हाँ उसके काम को रिव्यू करा ले, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हुई होगी तो रिव्यू में सामने निकल आएगी। तो क्योंकि 15 दिन में काम किया तो 1-1.5 दिन के अंदर रिव्यू हो जाएगा। रिव्यू करना तो ज़रा आसान होता है, तो कोई भी चीज़ होगी तो वो सामने हमारे आ जाए। तो हाँ, 15 का रिव्यू करके अगले, ये तो यहाँ सेफ गार्ड आपने रिव्यू भी लिखना है और शायद रोटेट भी करना है, या वो अगर डिस्पोज कर देगा तो अच्छी बात है, डिस्पोज कर दे तो रिमेनिंग दिनों के लिए वो क्लीन हो गया, बट फर्स्ट 15 डेज के लिए स्टिल जो है वो रिव्यू कराना पड़ेगा। सही हो गया। तो ये थोड़ा सा जब हम सेफ गार्ड्स पढ़ेंगे ना आगे जाकर, तो आपको आइडिया होगा कि ये सेफ गार्ड आ कहाँ से रहा, वेयर दिस कम्स फ्रॉम। तो याद रखना है, कुछ सेफ गार्ड एक चीज़ को होने से ही रोकते हैं, कुछ सेफ गार्ड ऐसे हैं जब गड़बड़ हो जाए तो फिर उसको। और ज़्यादातर ये जो रिव्यूज़ हैं, पार्टनर रिव्यू, कंसल्ट कर लें, किसी और से बात कर लें, किसी और से रिव्यू करा लें, ये यूजुअली ये सेकंड कैटेगरी के अंदर उसके अंदर है। ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी मैंने कहा ये ज़रूर डिस्कशन होनी चाहिए कि सेफ गार्ड्स की टाइप्स के बारे में, कैटेगरी। अच्छा जी, अब ये तो हो गई हमारी एक जर्नल सा एक ओवरव्यू, बेसिकली रिवीजन थी कि ये क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं हम, क्या करना है। जर्नल एक अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की, बिल्ड की, रिवाइज किया। अब हम आते हैं अपने कुछ मेन एरिया।
जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे पास 3 पार्ट हैं। एक तो है जर्नल, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट पे एप्लीकेबल है। दूसरा है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ठीक है, अब जो हमें जो क्वेश्चन आना है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से ही आना है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। इसके अंदर जो 2 पैराग्राफ्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, 220 एंड 2, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन पॉप होगा। 290 अभी आप देखेंगे वो पूरा एक अलग सब सेक्शन है, उसका अपना एक इंडेक्स है, कंटेंट है, तो 290 में मैं इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा। तो 220 एंड 290 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ। हमने अभी तक जर्नल डिस्कशन की, ये 100 से 150, ये पार्ट बी के अंदर आए। वो जो हमने शुरू में देखा था इंडेक्स, तो दोबारा यहाँ पे बना हुआ है। और मैंने आपको कहा कि इसमें 220 बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और फाइनली ये 290। इसके बाद मैंने शीट इस तरह बनाई है कि 200 से लेके 280 तक जो है ये एक शीट रखी है, और 290, ये जो 290 सेक्शन है, ये अगर आप देखें तो ये पूरा अपना एक अलग इसका कंटेंट है, सिर्फ सेक्शन 290 का। और फिर इसके अंदर स्पेसिफिक सिचुएशन हैं जहां से एग्जामिनर कोई ना कोई सिचुएशन बनाता है। तो मैं इससे पहले कि डायरेक्ट जाऊं एग्जाम के अंदर, मैं अभी जाने लगा हूँ थोड़ी देर में कि एग्जाम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है। लेकिन उससे भी पहले जाने से पहले मैं 2-3 जर्नल बातें करना चाहता हूँ जो हमें फिर चीज़ों को एड्रेस करने में हेल्प करेंगी। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो ज़रा समझने ज़रूरी हैं डिटेल डिस्कशन से पहले। अच्छा, डायग्राम में आने लगा हूँ। 3 पॉइंट हमें बड़े क्लियर रखने हैं। एक कॉन्सेप्ट है नेटवर्क फर्म। एक कॉन्सेप्ट है नेटवर्क फर्म। ये क्या होता है, इसकी क्या एप्लीकेशन है? अब एक चीज़ और याद रखनी है, एक मैंने आपसे नेटवर्क की बात करनी है, फिर मैंने आपसे बात करनी है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ की, और फिर मैंने आपसे ये 3 टर्म्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, हमें बहुत ज़्यादा इनकी जरूरत पड़ेगी। और तीसरी मैंने आपसे बात करनी है रिलेटेड एंटिटी की। अच्छा, 1 मिनट, ईशा की अजान हो रही है, हम 1 मिनट के लिए वेट करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं अजान के बाद।
अच्छा जी, वेलकम बैक। तो ये 3 टर्म्स मैंने लिखी हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। एक एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये कि ये कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते हुए आपको कहीं भी कोई ऐसी टर्म लिखी हुई मिले जिसका आपको प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ आ रहा, यही एग्जांपल है नेटवर्क फॉर्म, रिलेटेड एंटिटी, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की इसमें सिर्फ लिस्टेड होती हैं, नहीं होती। आपके लिए एक मैसेज ये है, एट द एंड ऑफ कोड ऑफ एथिक्स आपके पास ना पूरी डेफिनेशन दी है। आपको कोई टर्मिनोलॉजी जो आपको कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ते सही तरह से समझ नहीं आ रही, उसके प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ आ रहे, आपने इस डेफिनेशन किया है। फॉर एग्जांपल अभी हम देखने लगे हैं, नेटवर्क फॉर्म्स की बात करने लगे हैं, तो डेफिनेशन में और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हैं। तो लेट्स गो टू ये देखिए नेटवर्क फॉर्म। ये देखिए नेटवर्क, नेटवर्क का क्या मतलब है। तो हम यहाँ से इसकी जो है वो हेल्प लेंगे, हमें पता होना चाहिए कि ये नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है, क्या होता है। फॉर इंस्टेंस नेटवर्क में हमें बताया जा रहा है इट्स अ लार्ज स्ट्रक्चर जिसमें कोऑपरेशन होती है, और इसमें हो क्या रहा है, क्लियरली एम्ड एट प्रॉफिट और कॉस्ट शेयरिंग और शेयर्स, कॉमन ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट, कॉमन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कॉमन बिजनेस strategy, use of a common brand name or a significant part of a professional resource। और आगे नेटवर्क फर्म की डेफिनेशन है, एक फर्म और एंटिटी दैट बिलोंग्स टू ए नेटवर्क। अच्छा, अब हमें इस डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी और मैं ये टर्म क्यों एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ये मैं अब आपको बताता हूँ। नेटवर्क फर्म्स के लिए हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ जो हम पढ़ने लगे हैं ना, वो है पैरा 290.13 डेफिनेशन प्लस पैरा 290.13। आए अब जरा 290.13 में थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करके ना चीज़ों को, आपको ऐसे लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्या चीज़ें, बट अभी चीज़ें मैच होंगी तो फिर क्लियर होगा। मैं जानबूझ के आपको इस तरह थोड़ा I'm just letting you wonder about something कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट ये थोड़ी देर में इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो लेट्स मूव टू 290.13 जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, और देखते हैं कि ये नेटवर्क एंड नेटवर्क फॉर्म्स के लिए क्या बात हो रही है। ज़रा रूल पढ़ते हैं, देखते हैं 290.13 मैंने वहाँ पे मार्क किया है, इसका क्या मतलब बन रहा है। आइए इसको पढ़ते हैं सर। If a firm is deemed to be a network firm, the firm shall be independent of the audit clients of the other firms within the network, unless otherwise stated in this code। अब इसकी जरा एप्लीकेशन देखते हैं किसका। अब पहली बात है कि नेटवर्क फर्म कैसे पता चलेगा नेटवर्क है। अगर दो फर्म एक कॉमन ब्रांड नेम यूज कर रही हैं तो दे आर पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। अगर दो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर सिमिलर हैं, वो अपने स्टाफ को रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो एज पर डेफिनेशन वो नेटवर्क फर्म बन जाएंगे। अच्छा, अब एग्जाम में क्या होगा, हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि सपोज ये हमारी फर्म है एक, और उसका नाम है
ABC एंड को चार्टर्ड अकाउंट, ठीक है, ये है हमारी ABC एंड को चार्टर्ड। हमारे पास एक क्लाइंट आता है और उसका नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और मुझे ये कहा जाता है कि सपोज XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो है ये हमसे इंटरनल ऑडिट की सर्विस लेना चाहता है, और आप बताएं कि क्या इसमें कोई थ्रेट्स तो इन्वॉल्व नहीं है। सो XYZ प्राइवेट लिमिटेड हमारे पास आया और हमसे इंटरनल ऑडिट कराना चाहता है, और हमारी फर्म इस कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिट नहीं करती, क्योंकि हम आगे जाके पढ़ेंगे कुछ सिचुएशन है जहाँ पे या हम एक कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिट कर लें या इंटरनल ऑडिट कर लें, दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते। लेट्स बी मोर क्लियर, इवन दो हमने वो नहीं पढ़ा, बट एग्जाम्पल तुम तरह सही देते हैं। तो सपोज ये प्राइवेट नहीं है, ये है XYZ लिमिटेड, ये एक लिस्टेड कंपनी। तो XYZ लिमिटेड हमसे इंटरनल ऑडिट, और हम उसका एक्सटर्नल ऑडिट नहीं करने, तो हमारे पास आ गई, तो हमें इसका ऑडिट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, प्रोवाइडेड हमारे पास वो कॉम्पिटेंस है, ड्यू केयर है, और कोई ऐसा इश्यूज नहीं है, मसले मसाइल नहीं है, तो हम इसका ऑडिट जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, नो वरी। लेकिन साथ ही हमें क्वेश्चन में एक और अजीब सी इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है, और वो अजीब सी इंफॉर्मेशन ये है कि इस कंपनी का जो एक्सटर्नल ऑडिट करती है ना फर्म, उसका नाम है DEF एंड कंपनी चार्टर्ड। ये जो कंपनी है ये इसके एक्सटर्नल ऑडिटर, तो ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़े भाई, वो DEF उसका एक्सटर्नल ऑडिट करती है, XYZ लिमिटेड मेरे पास हमसे इंटरनल ऑडिट कराने हैं तो हम आराम से कर लेंगे। लेकिन बड़ा सीक्रेटली पोलाइट वे के अंदर हमें एग्जामिनर बताता है कि ABC एंड कंपनी एंड DEF कंपनी, अगर तो एग्जामिनर बहुत जेनरस हुआ वो आपको स्ट्रेट कह देगा दे बोथ बिलोंग टू ए नेटवर्क, या दे बोथ फर्म्स आर ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क, तो वो हमें खुद बता देगा, या नेटवर्क की डेफिनेशन को यूज करेगा। कैसे? वो ये नहीं बताएगा नेटवर्क, वो कहेगा कि यार ये जो ABCN को और DFN को जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, दे शेयर कॉमन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ ए प्रोफेशनल रिसोर्स या एक ब्रांड नेम को। तो हमें हो सकता है खुद बता दे, या हमें बता खुद फिगर आउट करना पड़े कि ये दोनों फर्म्स आपस में नेटवर्क फर्म। अब डेफिनेशन को यूज किया, ये स्टैब्लिश किया ये दोनों कंपनी नेटवर्क हैं, उसके बाद 290.113 में आया और उसको मैंने यूज किया, तो मुझे पता चला कि जिस तरह मुझे अपने एक क्लाइंट से इंडिपेंडेंट होना है, इस तरह मेरी फर्म जिस नेटवर्क का पार्ट है, उस नेटवर्क में जितनी भी CA फर्म्स के क्लाइंट्स हैं, मुझे ऑडिट अकाउंटेंट्स XYZ लिमिटेड का इंटरनल ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो उसकी एक्सटर्नल ऑडिटर भी है और इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते। हमारे लिए भी वही रूलिंग होगी। हमारी एक नेटवर्क फर्म इस क्लाइंट का चूंकि एक्सटर्नल ऑडिट कर रही है, तो लिहाजा जिस तरह उसके लिए मना इंटरनल ऑडिट करना, उस नेटवर्क के अंदर जितनी CA फर्म्स हैं उन सारी CA फर्म्स के लिए XYZ लिमिटेड को इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज नहीं दी जा सकती। इस तरह से आपको नेटवर्क फर्म जो है वो टेस्ट होगा। अपेरेंटली लगेगा यार हमारी फर्म या हमारे किसी फर्म के स्टाफ का इस क्लाइंट के साथ कोई मसला नहीं है,
उस क्लाइंट का किसी और सीए फर्म के साथ कोई एथिकल या कोई इश्यूज है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। बट आपको सिनेरियो में देखना पड़ेगा, कहीं ये दो सीए फर्म्स आते कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क तो नहीं है। बस अगर वो कनेक्शन है तो फिर मुझे ना सिर्फ सिर्फ अपने क्लाइंट से इंडिपेंडेंट रहना है, बल्कि उस नेटवर्क के जितने भी फर्म के क्लाइंट हैं सबसे इंडिपेंडेंट चाहिए। तो ये पॉइंट समझ में आया कि सिर्फ अपनी फर्म का नहीं देखना, सारी नेटवर्क फर्म के क्लाइंट्स का मैंने हिसाब किताब चेक करना, और इसकी मैं आपसे डेफिनेटली प्रैक्टिस भी करूंगी। तो ये मैं आपको ना जो 3 टर्म्स पढ़ा रहा हूँ, नेटवर्क फर्म, इसके बाद पाई, और फिर ये समझे इन चीज़ों का ना अभी हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, दूसरे मसले मसाइल, तो वो तो हमारी फर्म से। लेकिन मैं एक परवेजर फैक्ट बता रहा हूँ कि सिर्फ आपने अपनी फर्म के साथ नहीं देखने, बल्कि आपकी फर्म से जो कनेक्टेड फर्म नेटवर्क है उनके अंदर साथ भी ये मसले मसाइल हो सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हुआ ये नेटवर्क फर्म्स का कैसे एग्जाम के अंदर होगा, हम फॉलो करेंगे। हाँ, तो जिस तरह अगर हम एबीसी एंड कंपनी एक्स वाई जी लिमिटेड के एक्सटर्नल ऑडिट भी होते और वो हमें आके कहते हैं इंटरनल ऑडिट करें, तो हम नहीं कर सकते थे। यहाँ तो लग रहा है कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो मेरी नेटवर्क फर्म जो है इसका एक्सटर्नल ऑडिट कर रही है, तो लिहाजा मैं भी मना हो गया, डी बार हो गया, वो भी हो गया। गुड। तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे और इसकी एप्लीकेशन भी आएगी। इसी तरह एक और बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। अब अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की हमें नहीं समझ में आ रहा कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी क्या होती है, तो आपने कहाँ से हेल्प लेनी है? ऑफ कोर्स डेफिनेशन में जाना। ठीक है, डेफिनेशन में जाना है और हमें मजीद हेल्प मिलेगी 290.25। तो आइए ज़रा डेफिनेशन देखते हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी क्या है। मैंने कहा अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर अरेंज है ये। तो यहाँ पे आपको पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की डेफिनेशन होगी। पब्लिक इंटरेस्ट लिस्टेड एंटिटी जो होती है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, सो ऑल लिस्टेड एंटिटीज आर पाइस पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। फिर उसके अलावा ऐसी एंटिटीज जो कि लॉ रेगुलेशन कहते पाई है, वो भी ठीक है। फिर ऐसी एंटिटीज जिसके अंदर वो इन कंप्लायंस विद सेम इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट दैट अप्लाई टू ऑडिट, तो लिस्टेड एंटिटी या जो लॉ कह दे जहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्व हो, तो ये हमें पाई से हेल्प मिल जाएगी इसके अंदर। और यही बात उसने 290.25 के अंदर जो मैंने मेंशन किया है, वही बात उसने यहाँ पे भी लिखी हुई है। अच्छा, अब मैं क्यों पाई का टॉपिक पिक किया, अभी हम देखेंगे कुछ इंडिपेंडेंस के मसले मसाइल या सेफ गार्ड, कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होंगे पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। पब्लिक इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे कि कोर्ट में लिखा हुआ है कि हम एक कंपनी का 7 साल से ज़्यादा कंटिन्यूसली, एक एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो 7 साल तक एंगेज नहीं रह सकता एक ऑडिट के, 7 साल के बाद उसको रोटेट होना पड़ेगा। बट ये रूल अप्लाई हो रहा है सिर्फ अगर वो ऑडिट क्लाइंट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है। तो अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो बेशक हम 8 साल ऑडिट करें, 10 साल करें, 20 साल कंटिन्यूसली करें, कोई मसला नहीं। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन इस कोड में हमें बड़ा वॉचफुल रहना है, बड़ा केयरफुल रहना है। कुछ रूल्स हर टाइप की एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, कुछ रूल ऐसे होंगे जो सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी पे एप्लीकेबल होंगे। और आपको पता है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, तो व्हेन इट कम्स टू पाइज, लिस्टेड एंटिटीज, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, रूल्स आर मोर स्ट्रिक्ट। तो कुछ चीज़ें सिर्फ पब्लिक, तो हमें एग्जाम के अंदर ये भी देखना है कि इस कंपनी का स्टेटस क्या है, जिसके एथिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा रहा है। अगर वो पाई है तो कुछ और रूल्स अप्लाई होंगे, अगर वो पाई नहीं है तो फिर पाई वाले रूल्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, उसके अलावा जनरल रूल्स अप्लाई होंगे। तो वी नीड टू कंसिडर दिस फैक्ट एज। तो अभी हमने एक फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, और अब हमने देखा क्लाइंट का स्टेटस क्या है, वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है या नहीं है, क्योंकि कुछ रूल्स फिर पाई होने की वजह से अप्लाई हो। ये बात भी क्लियर हो गई। इस पे थोड़ी सी कंफर्मेशन दे दें मुझे।
गुड, थैंक यू। अब तीसरी बात करते हैं, ये तीसरा पॉइंट करके ये मैं मास्टर चीज़ें बता रहा हूँ कि जो हमारे अपने आंसर को टोटली चेंज कर देंगे। हमें अपेरेंटली कुछ और लग रहा होगा, और अगर हम जो हैं किसी और डायरेक्शन में चले गए, हमें ये परवेजिव इफेक्ट वाली चीज़ें ना पता चली, तो हमसे चीज़ें मिस हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट, अगेन वेरी क्रूशल, वेरी पर्टिनेंट, तो ये है रिलेटेड एंटिटी। रिलेटेड एंटिटी, और इसके लिए भी अगर रिलेटेड एंटिटी के बारे में कुछ मालूम करना हो, कोई जानकारी लेनी हो कि रिलेटेड एंटिटीज क्या होती हैं, तो कहाँ से मिलेगी वो रिलेटेड एंटिटी, कि भाई ये क्या है, दो पार्टीज आपस में रिलेटेड हैं या नहीं? एनी आइडिया? मैंने आपको टिप दी है, हिंट दी है, कहाँ से? बिल्कुल सही। तो कोई भी मसला आपको कोड में पढ़े, आपने सबसे पहले डेफिनेशन वाले सेक्शन से रिव्यू करना है, और फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में आना। अच्छा, तो पहले ज़रा हम रिलेटेड एंटिटीज को देखते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं रिलेटेड एंटिटी की सबसे पहले, कि रिलेटेड एंटिटीज क्या होते हैं। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आखिरी पॉइंट जो मैंने एक मास्टर लेवल का पॉइंट डिस्कस, इसके बाद मैं स्ट्रेट क्वेश्चन में आ रहा हूँ। स्ट्रैटेजी बना के उठेंगे कि हमने इस लेवल के ऊपर क्वेश्चन को, वी विल बी वेरी क्लियर एट द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। ऑल्दो हम कल भी कंटिन्यू करेंगे एथिक्स को ही, लेकिन आज हम बड़ा क्लियर विजन लेके चलेंगे कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन आना कैसा, हमने सॉल्व कैसे करना है उसे। सो रिलेटेड एंटिटीज की डेफिनेशन पे जाते हैं कि कैसे दो एंटिटीज आपस में रिलेटेड हो सकती है। So related, an entity that has any of the following relationship with the client. तो एक एंटिटी का हमारे क्लाइंट के साथ या दो कंपनीज का आपस में कैसे रिलेशन होगा कि हम कहेंगे भाई ये तो रिलेटेड एंटिटीज हैं? बड़ा सिंपल है, अगर एक एंटिटी को कोई दूसरी एंटिटी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है, और वो कंट्रोल का आपको पता ही है, कंट्रोल का क्या मतलब है, मींस सब्सिडरी हो गई, ठीक हो गया। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एसोसिएट हो गया। एन एंटिटी ओवर विच द क्लाइंट है, सो पेरेंट, हम पेरेंट्स हैं तो सब्सिडरी रिलेटेड है हमारी, हम सब्सिडरी हैं तो हमारा पेरेंट हमारे लिए रिलेटेड है। अगर हम पेरेंट्स हैं, नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, तो हमने जहाँ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की हुई है 20%, वो भी हमारी रिलेटेड एंटिटी है। और फिर उसके बाद एंटिटी, फिर हमारी सब्सिडरी का आगे कंट्रोल, सब्सिडरी का आगे कोई एसोसिएट या आगे उसमें इन विच द क्लाइंट अंडर सी अबव, तो वो सिस्टर एंटिटी। कॉमन कंट्रोल, यानी वो हमारी जो मेरा एक पेरेंट है, पेरेंट की एक और सब्सिडरी है, तो वो दो सब्सिडरीज भी आपस में जो हैं वो रिलेटेड होगी। तो बेसिकली रिलेटेड एंटिटीज क्या होती हैं? लेट बी वेरी क्लियर, पेरेंट, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। ठीक है, तो ये रिलेटेड है। अब हम ये रूल क्यों पढ़ने लगे हैं रिलेटेड एंटिटी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आइए 290.27 पे चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, और ये मैं शुरू में इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि इनकी इम्पोर्टेंस को एट द आउटसाइड ही हाईलाइट कर दिया जाए। आइए अब इसको पढ़ते हैं, और ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल है जो हमने तीन बातें करनी है। तो 290.27 रिलेटेड है, छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन ये ना वक्त डाल देता है, ये है क्या। मैं पढ़ता हूँ, फिर इसको इंटरप्रेट करेंगे। इन द केस ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट, दैट इज, अब देखें ये जो अब आगे पढ़ने लगे हैं, दैट इज अब सिर्फ लिस्टेड एंटिटी के ऑडिट क्लाइंट के तौर पे बात होने लगी है। सो इन केस ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट दैट इज अ लिस्टेड एंटिटी,
reference to an audit client in this section include related entities of the client unless otherwise stated. यहाँ पर in the case of an audit client that is a listed entity, references to an audit client in this section include related entities of the client. आगे बढ़ते हैं, इकट्ठा पढ़ लेते हैं, पूरा मुश्किल करके फिर बनाएंगे. For all other audit clients, यानी एक हो गया listed और एक हो गया for all other audit clients. References to an audit client in this section include related entities over which the client has direct or indirect control. अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, आइए इसको जरा हम खुद क्लैरिफाई करते हैं. मैं रिलेटेड एंटिटी, पहले जो ये पैराग्राफ की इंटरप्रिटेशन, मैं थोड़ा सा इसके थोड़े से नोट्स बना देता हूँ. दो चीजें रिलेटेड, ये 290.27 की बात है. व्हेन इट कम्स टू पाई, things get awkward from associated plus, and for others, meaning non-pies, related entity means subsidiary only. आपको ये तो याद ही है ना, ये तो कोई मसला नहीं है कि हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होती है, फिर एक पॉइंट आता है 20% हो जाती है किसी एंटिटी में, तो हम कहते हैं ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो गया जी. और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो तो आपको पता है कि फिर IAS 28 अप्लाई हो जाता है. IAS 28 का मतलब है इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं. फिर अगर समझने के लिए एग्जैक्ट 50% हो जाए, सिर्फ समझने के लिए, तो शायद वहाँ पे जॉइंट कंट्रोल हो जाता है, और जॉइंट कंट्रोल में हम IFRS 11 लगाते हैं, और फिर हम देखते हैं वो जॉइंट ऑपरेशन है या जॉइंट वेंचर है, उसके हिसाब से काउंटिंग करते हैं. और अगर 50% प्लस हो जाए तो फिर हमें पता है कि हमारे पास कंट्रोल आ जाता है, IFRS 3 and 10 अप्लाई हो जाता है, और फिर हम जो काउंटिंग करते हैं उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन. अच्छा जी, अब एक सिनेरियो लेते हैं एग्जाम के अंदर कैसे आएगा हमें रिलेटेड एंटिटी से रेलेवेंट. ये आपने ज़रा ध्यान में रखना है. नेटवर्क फर्म की जो डायग्राम बनी थी वो ऐसी थी कि यहाँ पे दो फर्म्स थी और एक क्लाइंट था. दो फर्म्स और एक क्लाइंट. रिलेटेड एंटिटी में इसके डिफरेंटली होने लगा. यहाँ पे वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन फर्म एंड टू क्लाइंट्स. ठीक है, तो ये ज़रा समझने में आसानी है. तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि जनाब हमारी एक फर्म है, CA फर्म है, और उसका नाम रखते हैं ABC एंड Co चार्टर्ड. ये हमारी फर्म है. हमें अप्रोच किया है DEF लिमिटेड ने, जो कि है एक पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, और इधर एक और कंपनी भी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड. अच्छा, रूल यही है कि अभी याद रखना है सिंप्लिसिटी के लिए कि अगर हम एक कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिट कर रहे हैं तो फिर हम उसका इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते. ठीक है, अगर हम एक कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिट कर रहे हैं तो हम उसका इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते लिस्टेड क्लाइंट के हवाले से बाहर.
ओके, तो सिचुएशन ये हुई कि ये जनाब DEF लिमिटेड हमारे पास आया कि जनाब ये कहता है जनाब हमने आपसे इंटरनल ऑडिट कराना है, हम आपसे इंटरनल ऑडिट कराना। जी बिस्मिल्लाह, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, कोई मसला ही नहीं, हम कौन सा आपका एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं। लेकिन जब हमने अपने तौर पे प्रूव किया तो हमें पता चला कि जनाब ये भी हमारी फर्म जो है ना वो इस कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिट करती है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, हम तो बेशुमार कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं। लेकिन पता ये चला कि ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, ये DEF लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है या एसोसिएटेड कंपनी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब मसला ये हो गया कि एक फर्म में दो क्लाइंट है, वो जिस तरह DEF लिमिटेड का अगर हम एक्सटर्नल ऑडिट कर रहे होते तो इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते, इस तरह DEF लिमिटेड की जितनी रिलेटेड एंटिटीज हैं, एसोसिएट हैं, सब्सिडरीज हैं, अगर उनमें हम कोई इस तरह के सर्विस दे रहे हैं तो हम इस मेन कंपनी, क्योंकि ऑडिट क्लाइंट मींस इट्स रिलेटेड एंटिटी। ठीक है, नहीं, DEF पेरेंट है और XYZ लिमिटेड जो है वो उसकी सब्सिडरी है या एसोसिएटेड कंपनी। तो फिर हम DEF, बल्कि देखें ना, पॉइंट ये होगा कि इस सूरत में हम उस पूरे, अगर ग्रुप को कोई सर्विस दे रहे हैं, हमारा ग्रुप के साथ किसी भी ग्रुप कंपनी के साथ कोई एथिकल इशू है तो हर कंपनी के साथ वो इशू। तो अगर हम एक एंटिटी के साथ कनेक्टेड हैं किसी भी हवाले से, अभी मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स नहीं ले रहा क्योंकि वो हमने पढ़नी है, तो साथ अगर हम एक कंपनी से कनेक्टेड है तो उस कंपनी की, और वो लिस्टेड है, और उस कंपनी के साथ जितनी रिलेटेड एंटिटीज हैं वो इशू सबके साथ कंसिडर होगा। तो इसको इसके साथ समझिएगा कि यहाँ पे दो CA फर्म्स थी और एक क्लाइंट की बात होगी, एक समझने का एक तरीका होता है नेटवर्क फर्म में, बट रिलेटेड एंटिटीज में एक फर्म है और दो कंपनी, और वो आपस में रिलेटेड है। तो अगर हमारा एक के साथ इशू है तो पूरे ग्रुप के साथ ही इशू कंसिडर हो। ठीक है, गॉट इट। अब इसके अंदर एक आखिरी फाइन पॉइंट आता है, एक आखिरी फाइन पॉइंट। अब आपने एक सिचुएशन, सपोज ये DEF लिमिटेड नहीं है, ये है DEF प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब है कि नाउ ये लिस्टेड क्लाइंट नहीं है, ये अदर देन लिस्टेड है, क्योंकि हमने दो रूल्स बनाए थे, पाई के लिए अलहदा और पाई के अलावा जितने हैं अलहदा। अब दोबारा ये सिचुएशन हमें क्वेश्चन में आता है कि जनाब ये DEF प्राइवेट लिमिटेड और XYZ प्राइवेट लिमिटेड वो उसकी सब्सिडरी है, तो हम ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि सब्सिडरी प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में बताया कि सब्सिडरी नहीं है जनाब, ये तो है हमारी एसोसिएट, तो उसकी सब्सिडरी हुई। तो इसका मतलब है इस सिचुएशन में हम ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों कंपनीज एज पर डेफिनेशन ऑफ 290.27 रिलेटेड नहीं है, क्योंकि नॉन पाई दूसरी कंपनी से रिलेटेड तब होगी जब सिर्फ वो दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी होगी।
हाँ, अगर वो कंपनी लिस्टेड हुई, पाई हुई, तो फिर उसकी पूरी ग्रुप कंपनी जो हैं वो सारी की सारी रिलेटेड होंगी। तो 290.27 के अंदर भी ये ट्विस्ट है। अब आपको क्वेश्चन में बड़ा ध्यान से देखना है कि आप जिस क्लाइंट की एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने की बात करें, क्या वो लिस्टेड पाई है या पाई नहीं है, तो फिर उसकी रिलेटेड एंटिटी उसी हिसाब से डिफाइन होगी। अगर वो क्लाइंट लिस्टेड है या पाई है, तो उसकी ग्रुप एंटिटी जितनी भी हैं सब क्लाइंट ही कंसिडर होगा। और अगर वो नॉन पाई हुआ, प्राइवेट लिमिटेड हुआ, तो फिर सिर्फ उसकी सब्सिडरीज रिलेटेड एंटिटीज कंसिडर होंगी। और अगर उसमें मेरा कोई मसला हुआ, अगर उसकी एसोसिएटेड कंपनी में मेरा कोई मसला है, तो वो मेरी इस अपॉइंटमेंट को अफेक्ट नहीं करेगी। ये हमने इसकी इंटरप्रिटेशन देखी। मैं चाहूँगा एक दफ़ा देख लें, फिर मैं अब आपके साथ क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ कि ये जो 290.27 हमने पढ़ा, एक दफ़ा ये जो मैंने हाईलाइट किया है, अब आप इसको खुद पढ़ें। एक ब्लू इंक वाला पॉइंट और एक ब्लैक इंक वाला पॉइंट देखें, खुद से पढ़ें इसको। 1 मिनट लें, 2 मिनट लें और इसको समझिए। जी अब्दुल्ला, अब आपने खुद बताना है मुझे इस पॉइंट का मतलब। हम स्टैंडर्ड नहीं, हम रिलेटेड एंटिटी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं एज पर कोड ऑफ एथिक्स कि रिलेटेड एंटिटी पाई के केस में क्या कंसिडर होगी और नॉन पाई के केस में क्या। तो कहा जाता है ना, मुझे अपने क्लाइंट से इंडिपेंडेंट होना है। तो ये सेक्शन ये बता रहा है क्लाइंट से मुराद सिर्फ वो एक कंपनी नहीं है, बल्कि उसके साथ रिलेटेड एंटिटीज भी क्लाइंट के अंदर शामिल होती है। अब सवाल ये कि वो रिलेटेड एंटिटीज क्या होंगी। अगर तो वो क्लाइंट पाई है, तो उसकी सारी ग्रुप एंटिटी, चाहे वो एसोसिएटेड हैं, चाहे वो सब्सिडरी है, चाहे वो उसका पेरेंट है, चाहे वो उसका अल्टीमेट पेरेंट है, या सब्सिडरी ऑफ पेरेंट है। बट अगर वो क्लाइंट प्राइवेट लिमिटेड है, तो उसकी सिर्फ एक रिलेटेड एंटिटी क्लाइंट के तौर पे कंसिडर होगी, और वो जिसमें जो उसकी सब्सिडरी हो, बस। तो इनफ, काफ़ी है। इसकी एप्लीकेशन, ये थोड़ा सा एक स्टेज मैंने सेट किया था। ये चूंकि ऐसी 3 चीज़ें हैं जो रिपीट भी होनी है, बहुत जगह आनी है, एग्जामिनर इसको यूज़ कर रहा होगा, तो हम इनको दोबारा से देखें। हाँ, लिस्टेड के केस में ग्रुप एंटिटी, चाहे वो एसोसिएट है, नहीं है, सब्सिडरी ऑफ पेरेंट है, सब सब कुछ। अच्छा जी, अब आते हैं, मैं स्ट्रेट आने लगा हूँ जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं, क्वेश्चन पिक करते हैं। मैंने आपको एंड के ऊपर ये क्वेश्चंस भी इस दफ़ा वो खुद ही मैंने आपको दे दी हैं, जो हमने जिस तरह से क्लास में प्रैक्टिस करें। ठीक है जनाब, पहला क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन ये है 4 मार्क्स के लिए। ये मैं सीक्वेंस अपनी बनाऊंगा जिस तरह से मैंने करना है। ये नंबर ए को हम देखने लगे हैं, और ये 1/9 मैंने मार्क करना है। 4 मार्क्स के लिए है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 करना है। ये इसकी बारी बार नेक्स्ट देखिए, ये वाला 5 मार्क्स के लिए। ये समर 16 का क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट देखिए, इवेलुएट थ्रेट्स इन्वॉल्व इन द अबव सिचुएशन एंड सजेस्ट द रिलेटेड सेफगार्ड्स इफ एनी। रिक्वायरमेंट देख के आपको पता चल जाएगा कि जनाब हम बात करें कोड ऑफ एथिक्स की। रिक्वायरमेंट जो मर्जी लिखी हो, इवेलुएट सेफगार्ड थ्रेट्स, ठीक है, एंड सजेस्ट रेलेवेंट सेफगार्ड्स। क्वेश्चन ये है, यू आर दी पार्टनर इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
You are the partner in a firm of chartered accountants having 3 partners. Presently, following matters are under your consideration. Your firm is conducting the audit of Tahir Limited. Your firm is conducting the audit of Tahir Limited. A partner of your firm is a close friend of Kashif, who is the financial controller in T Limited. तो हमारी फर्म है, कॉम्पोजिशन देख लें, 3 पार्टनर्स हैं और हमारी फर्म ऑडिट कर रही है ताहिर लिमिटेड का। हमारी फर्म का एक पार्टनर, और वो पार्टनर एंगेजमेंट पार्टनर नहीं है, यानी कि एंगेजमेंट पार्टनर वो पार्टनर होता है हु साइंस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, जो कि ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो कह रहे हैं आपकी फर्म का एक पार्टनर, वो एक पार्टनर अदर देन एंगेजमेंट पार्टनर ही होगा, इज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ काशिफ। वो काशिफ कौन है? फाइनेंशियल कंट्रोलर। अब आपने 5 मार्क्स के लिए इसमें क्या ज़हन में आता है, क्योंकि बेसिकली 3 स्टेप्स अप्रोच ही है, आपको याद है हमने वो पहले आइडेंटिफाई दी थ्रेट, फिर आपने उसकी सिग्निफिकेंस को इवैल्यूएट करना है और फिर उसके बाद आपने सेव गार्ड बनाना। हाँ जी, क्या लगता है आपको पढ़ के कि यहाँ पे कौन सा थ्रेट होगा भी या नहीं होगा? फेमिलियरिटी। अच्छा जी, तो इसकी थ्रेड की सिग्निफिकेंस क्या होगी? ये थ्रेड ज़्यादा है कम है? मॉडरेट। अच्छा, और कोई व्यू पॉइंट? सेल्फ इंटरेस्ट भी हो सकता है, ओके, फेमिलियरिटी भी है और सेल्फ इंटरेस्ट भी हो सकता है, और जो आप कह रहे हैं थ्रेड की जो सिग्निफिकेंस है वो मॉडरेट है। कोई और आइडिया? हाई है, उमर कह रहे हैं बहुत हाई है। लिस्टेड एंटिटी है तो हाई होगा। अच्छा, सेफगार्ड, चलें अब सेफगार्ड पे आते हैं, ठीक है। इंटिमिडेशन भी है, पार्टनर लेवल इन्वॉल्व है। अच्छा, सेफगार्ड्स के बारे में क्या करें यहाँ पे? सेफगार्ड क्या लगाएं? रिव्यू कर लें वर्क, क्वालिटी रिव्यू, पार्टनर। अच्छा, क्यों रिव्यू क्यों कर लें? विड्रॉ कर लें। विड्रॉ करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? अगर हर जगह छोटे मोटे मसाइल के लिए विड्रॉ करनी शुरू कर देंगे तो फिर तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? फिर तो फॉर्म बंद करनी पड़ेगी हमें। ओके, मानो कह रही है चेंज पार्टनर फॉर, वो पार्टनर है ही नहीं एंगेजमेंट का, तो चेंज करें क्या करें उसे? उसका तो ताल्लुक ही नहीं है इस एंगेजमेंट से, वो तो अपने कमरे में बैठा होता है, काम कर रहा होता है, वो बस उसका जान पहचान है क्लाइंट। रोटेट करके क्या करें? वो तो है ही नहीं, उसका तो इस ऑडिट से ताल्लुक ही नहीं है। रोटेट तो तब होता अगर वो इस एंगेजमेंट का पार्टनर होता। वो तो एक दूसरा पार्टनर है, दूसरे केबिन में बैठता है, बस वो जानता है इस क्लाइंट के, जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है उससे उसकी वाकफियत है, उस पार्टनर का इस ऑडिट से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है।
तो रोटेट कर दें, उसका काम रिव्यू, वो तो ना ऑडिट कर रहा है ना उसको ऑडिट का टीम का हिस्सा है, तो रोटेट करने से क्या, उसको रोटेट कर दें एक कमरे से निकाल के दूसरे कमरे में बिठा, वो तो है ही नहीं। क्यों भेज देना है, तो वो भेजने देना है तो वो फोन पे तो कहीं से भी बात कर सकता है, उसका तो ऑडिट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ओके, अब देखें छोटी छोटी चीजें नोट करते हैं। अभी एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि थ्रेड की सिग्नल बहुत थ्रेड हाई है, मुझे ये बताएं, थ्रेड बहुत हाई है, अच्छा तो ये बताएं कि अगर ये एंगेजमेंट पार्टनर फाइनेंशियल कंट्रोलर का क्लोज फ्रेंड होता है, अगर ये एंगेजमेंट पार्टनर होता है, यहाँ लिखा होता है एंगेज, ए पार्टनर ना लिखा होता है, ए पार्टनर ऑफ फर्म ना लिखा होता है, यानी 3 पार्टनर है ना, तो जो एक एंगेजमेंट पार्टनर है उसके अलावा बाकी 2 पार्टनर में से कोई जान, अगर वो एंगेजमेंट पार्टनर ही होता फाइनेंशियल कंट्रोलर का क्लोज फ्रेंड, तो फिर क्या थ्रेट होती, थ्रेट का लेवल क्या होता, फिर हाई होना है, यहाँ इतना हाई नहीं है। लेकिन आपको एग्जाम के अंदर, चलें अब आपने एक आंसर बना दिया, फेमिलियरिटी, थ्रेट, मॉडरेट, हाई जैसे भी किया, 2-3 सेफगार्ड भी लिख दिया आपने कि रिव्यू करा लें, रोटेट कर दें, जो मर्जी लिखें, आपने अपनी सोच समझ अकल, अपने नॉलेज ऑफ एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन सॉल्व किया। 5 नंबर का ये सिनेरियो था, बड़ी हद है, बड़ी हद है, एग्जामिनर आपको 1 नंबर देगा, ओनली 1 नंबर। हमजा दोनों केस भी डिस्कस करें, 1 नंबर, सिर्फ 1 नंबर। जितना मर्जी आप जोर लगा लें, जितना मर्जी अपने आंसर को आप टैक्टफुली हैंडल कर लें, मैक्सिमम 1 नंबर। दो चार फिर गवर्नेंस से भी डिस्कस कर लें, जो 1 नंबर। यहाँ ये सवाल नहीं है कि आप इस सिनेरियो को समझ के कहते, यहाँ जो आपकी एबिलिटी टेस्ट की जा रही है वो ये है कि आप इस सिनेरियो को कोड ऑफ एथिक्स के कौन से सेक्शन के साथ लिंक करते हैं। एग्जाम हॉल में आपने कोड ऑफ एथिक्स की बुक में वो सेक्शन निकाल के अपने सामने रखना है और उसको स्मार्टली कॉपी एंड पेस्ट करना है। आप एग्जैक्ट कॉपी पे, मैं अभी बताता हूं, मैंने टर्म यूज कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट करना। पार्ट ए के अंदर मैंने कहा था आपकी इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आपने बुक नहीं खोलनी, आता भी हो पता भी हो यहाँ से है, फिर भी खुद लिखने अपने वर्ड, बट कोड ऑफ एथिक्स में आपको आता भी है पता भी है, फिर भी आपने बुक खोल के सामने रख के लिखना है, कॉपी पेस्ट करना, हाँ उसमें स्मार्टली कॉपी पेस्ट करना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, अपने जेन से करना ही नहीं है। इस लेवल के ऊपर कोड ऑफ एथिक्स की जो प्रिपरेशन है वो इंटायरली डिफरेंट लेवल पे है। आपने कोड ऑफ एथिक्स के हर सेक्शन को जो मैं मार्क कराऊंगा उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, लेकिन एग्जाम में किसी ना किसी सेक्शन से रिलेट करके आपने वो बुक में खोलना है। आपकी प्रिपरेशन ये है कि आपको पता चल जाए ये पैराग्राफ है, वो खोलना है और जो कुछ उसके अंदर लिखा है ट्रस्ट में छाप देना है, अपने जेन से करना ही नहीं है। अब आइए मैं आपको लेके चलता हूं कि अभी आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक तरीके से एक बताता हूं कि ये हमें कहाँ पे इसका आंसर मिलेगा। अच्छा जी, अब जब हमने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली होगी तो हमें पता चलेगा कि एक पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ हैं बड़े इंपॉर्टेंट जो ये फेमिलियरिटी वगैरह को डिस्कस करते हैं। एक है जी 290.126, तो मैं फौरन उसके ऊपर आना चाहूँगा, 290.126 के ऊपर। मतलब ये अब आपकी प्रिपरेशन होगी और आप फौरन सोचेंगे इस सिनेरियो को वहाँ पे लिंक करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, बुक खोल रहे हैं अब आप और आप 290.126 के ऊपर आ गए। फेमिलियरिटी में आपने इसको पढ़ना शुरू किया 290.126 को। ओके, आपने पढ़ना शुरू किया एग्जाम हॉल में, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन ए मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम एंड अ डायरेक्टर ऑफ द क्लाइंट क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट। आप इन्हें नहीं यार, ये तो बिटवीन ए मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम एंड क्लाइंट, जबकि इस सिनेरियो के अंदर वो जो पार्टनर फाइनेंशियल कंट्रोलर के साथ
जो उसका पर्सनल रिलेशन है, वो तो मेंबर ऑफ टीम है ही नहीं। तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये पैराग्राफ नहीं लगना, 290.126 नहीं लगना। अब आपका ध्यान फौरन जाएगा 290.131 पे। 290 इसको पढ़ना शुरू किया। लिखा हुआ है जी, सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी और इंटिमिडेशन थ्रेट्स may be created by a personal or family relationship between a partner or employee of the firm who is not a member of the audit team and a director or officer of the audit client of an employee in a position to exert significant influence over the preparation of client's accounting record or the finance। ये दादा, अब ये है वो रेलेवेंट चीज, क्योंकि वो जो पार्टनर उस फर्म के ऑडिट क्लाइंट के साथ जिसका क्लोज फ्रेंड है, वो पार्टनर उस ऑडिट टीम का मेंबर नहीं है। तो यहाँ 290.126 नहीं लगना, यहाँ 290.131 लगना है। इसके बाद इसी सेक्शन, अब आप गौर करें थ्रेट्स, आप कोई कह रहा था सेल्फ इंटरेस्ट, कौन से थ्रेट है जो लिख दिए गए हैं, यही लिखने हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, और यहीं से लिखना है। ये है, इसमें सेल्फ इंटरेस्ट भी लगता है, फेमिलियरिटी भी लगता है, एंड इंटिमिडेशन थ्रेट भी लगता है। अब अगला था थ्रेट को इवेल्युएट कैसे करना है। इसी सेक्शन में हर चीज का जवाब है, इसी सेक्शन में हर चीज का जवाब है। क्या आपने सेफगार्ड भी बताने होते हैं। अब वो कह रहे हैं इस सिचुएशन में ये सेफगार्ड लग सकते हैं, जो दो लिखे हैं यही लिखने हैं, इसके अलावा तीसरा नहीं लिखना, कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये आपने सेक्शन स्मार्टली छापना है, इसको आपने लिखना है। अब मैं आपको 3-4 मिनट दे रहा हूं पढ़ने के लिए कि ये जो कुछ बातें यहाँ लिखी हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट एंड सेफगार्ड। आप एक काम करें एज पार्ट ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, मैं आपके सामने ये क्वेश्चन कर रहे थे ना कि 14 एक हुआ नंबर, इसका सोल्यूशन रखने लगा हूं एज पार्ट ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, और आप इस सोल्यूशन को पढ़ के मुझे बताएं क्या समझ में आ। उसने 290.131 को मेंशन किया, कैसे? चलें मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखें, सेल्फ इंटरेस्ट फेमिलियरिटी मे बी क्रिएटेड ड्यू टू पर्सनल रिलेशन बिटवीन पार्टनर एंड फाइनेंस कंट्रोलर। वो जो उसने लिखा था हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ टीम, अब आप वो उनके साथ पार्टनर का नाम, उसने कहा था मेंबर ऑफ ऑडिट टीम, अब मेंबर ऑफ ऑडिट टीम नॉट, उसका डेजिग्नेशन हमारे पास आ रहा है, वो पार्टनर है, वो फाइनेंशियल कंट्रोलर है, और वो फेमिलियरिटी या जो क्लोज फैमिली रिलेशन है, पर्सनल टू पर्सनल क्लोज फ्रेंडशिप, तो आप उससे रिप्लेस करें चीजों को। उसके बाद फिर लिखा था थ्रेड की सिग्निफिकेंस कैसे आप चेक करेंगे। अगर आप, मैं आपको वहां पे उस पैराग्राफ में लेके आऊं, थ्रेड की सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए उस सेक्शन में 4 आपको फैक्टर थे। नंबर 1, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर और एम्प्लॉय, interaction of partner or employee of the firm, the position of partner or employee, the position the individual holds within the client। अब स्मार्टली आपने कैसे इन चारों फैक्टर में से जो जो चीज वो पता चल रही है वो लिखने की जरूरत नहीं है। मसलन क्या लिखा, एग्जिस्टेंस विल डिपेंड, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। उसने कहा क्लोज फ्रेंड, बट क्लोज फ्रेंड को भी थोड़ा और प्रूव करने की जरूरत होगी। दूसरा, इंटरेक्शन ऑफ द पार्टनर विद अश्योरेंस टीम, ये क्वेश्चन में साइलेंट थी, उसने नहीं बताया कि वो पार्टनर किसी दूसरे ऑफिस में बैठना है, मतलब लाहौर का क्लाइंट है तो वो जो पार्टनर है वो कहीं कराची ऑफिस में तो नहीं बैठता, दुबई ऑफिस में तो नहीं बैठता,
उसका हमारी ऑडिट टीम से कितना इंटरेक्शन है। सेम ऑफिस में है तो आते जाते वो लड़कों कह सकता है यार ये जरा ख्याल रखना, मेरा जिगर है, मेरा दोस्त है, मेरा बडी है। तो अगर उसका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, वो दुबई में बैठता है, पार्टनर कराची में बैठता है, तो शायद इतना थ्रेट सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहाँ 2 पॉइंट्स क्यों लिखे हैं, 2 पॉइंट्स क्यों लिखे हैं, वहां तो 4 थे, बाकी 2 क्या? सो ये सोल्यूशन एग्जामिनर ने उठा के लिखा और ये लिखा, इन 2 को नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? पोजीशन ऑफ पार्टनर और एम्प्लॉय गिवन है, वो पार्टनर है और एम्प्लॉय का कौन है? फाइनेंशियल कंट्रोलर है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो एग्जामिनर ने खुद बता दिया। दूसरा, पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल होल्ड्स विद, वो भी बता दिया, वो क्लाइंट में किस बंदे की बात हो रही है जिससे लिंक है, फाइनेंशियल कंट्रोलर। तो ये स्मार्टली है, इन चारों में से जो पॉइंट अप्लाई होते हैं वो लिखें, चाहे वो 4 हो, 3 हो, 2 हो या 1 हो। फिर उसके बाद अब वो कह रहा है सिग्निफिकेंट वैल्यू सेफगार्ड विल बी अप्लाइड। एग्जांपल ऑफ सेफगार्ड छापनी है, दोनों सेफगार्ड एज इट इज लिख दिए जैसे वहां पे हैं। क्या आप स्ट्रक्चर करें पार्टनर और एम्प्लॉय टू रिड्यूस एनी पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ओवर द एंगेजमेंट टीम, यानी आप उस पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह ऑडिट टीम से दूर रखना है, किसी भी हवाले से वो मेक श्योर किया जाए कि उसका किसी किस्म का कांटेक्ट ना हो। दूसरा, अगर फिर भी डाउट रह जाता है, क्योंकि जाहिर है वो पार्टनर है, उसका क्लाइंट के फाइनेंशियल कंट्रोलर से दोस्ती है, तो ऑडिट टीम पे किसी ना किसी हवाले से इन्फ्लुएंस, और अगर हमें लगे कि वो कोई इन्फ्लुएंस डाल रहा है या उसमें बात, तो फिर हैविंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिव्यू द रेलेवेंट ऑडिट वर्क परफॉर्म, उस फाइल को किसी और को भी चेक करवा लिया जाए कि कहीं उस पार्टनर ने इस एंगेजमेंट टीम के ऊपर अपना कोई इन्फ्लुएंस को अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आप इस पैराग्राफ तक पहुंचे और आपने अपने आंसर को इसके मुताबिक लिखा तो ही 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपने अपने ज़हन से और अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट कोड ऑफ एथिक्स से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इवन पास मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ये ग्रेड है 15 मार्क्स का, 10 to 15, इसमें से हर दफ़ा क्वेश्चन आता है, एथिक्स का ही आता है। ये आसान भी होता है और डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन ऐसे नहीं की तो मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छी की है तो इसमें 80% मार्क्स भी आ जाएंगे। और आपने देखा इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कॉपीइंग एंड पेस्ट द रेलेवेंट सेक्शन, बट थोड़ा स्मार्टली इन दी एग्जाम में। बिल्कुल, किसी ने पूछा ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, मैं आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी करूंगा और ये पैराग्राफ का वॉक थ्रू भी करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मार्क भी कराऊंगा जिसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन टेस्ट हो। बट इस वक्त मैं चाह रहा था मैं आपको एक ओवरव्यू दूं कि हमने क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करना कैसे, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग जब कैफ 9 में थे हमारे साथ तो शिकायत करते थे, सर ये रट्टा लगाना पड़ता है, ये हम सेफगार्ड इतने याद कर लें और ये करें, समझ। जनाब आपका क्रिटिसिज्म हमने रिमूव कर दिया, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, अब बुक खोल के छापना है आपने। अब भी आप कहेंगे नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, वो आसान था, तो वहां पे आपको जो गिला था हमने यहाँ रिमूव कर दिया। अब आपके सामने सेफ गार्ड भी पड़े हुए हैं, कोई सेफ गार्ड मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, कोई लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, जो उस सेक्शन में लिखा होगा आपने वही लिखना, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बनाना। हाँ, कटिंग करनी है आपने जो चीज जरूरत नहीं है, बट कोई चीज घुसेड़नी नहीं है। जो है उस सेक्शन में है, जितना है उधर ही है, उससे बढ़ के कुछ नहीं लिखना, इनोवेट नहीं करना कोड ऑफ एथिक्स में, अनलेस एंड अनटिल इट इज वन ऑफ दोज वेरी 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 रेयर सिचुएशन जो कि कोड में कहीं डायरेक्टली डिस्कस नहीं हुई, एंड यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि देयर इज नो स्पेसिफिक गाइडेंस regarding this situation that the examiner has asked, then you are allowed to use your general understanding, but वो भी किसी ना किसी क्लोज पैराग्राफ से ही इन्फ्लुएंस होना चाहिए आपका आंसर। मैंने कहा ये वेरी वेरी रेयर सिचुएशन होगी जो कहीं कोड में डिस्कस नहीं हुई, और ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही कम, वरना 9 आउट ऑफ 10 टाइम ऐसी सिचुएशन होगी जो किसी ना किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ से लिंक होगी और आपने वही पैराग्राफ स्मार्टली छापना। तो ये काम है जनाब, हमने समझना है, रिलेट करना है, क्लिक होना चाहिए। मैं आपको सारा बताऊंगा कैसे क्लिक होगा, कैसे रेलेवेंट जगह पे पहुंचना है, कैसे हमें उसका पता चलेगा। तो जनाब क्या ख्याल है, काम आसान लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है? थोड़ा व्यू पॉइंट बना, तो खोल के लिखना, छापा मारना, ये तो हमें बड़ा पसंद था।
ये तो हमारा दिल करता था कि कभी ऐसा कुछ आए और मैं बुक खोल लूँ और छाप दूँ, ये छापने वाला काम आ गया जनाब। हाँ, लेकिन जाहिर है उससे पहले इंटरप्रिटेशन भी आनी चाहिए, उसकी मोडालिटीज भी पता होनी चाहिए, क्योंकि एक सेक्शन में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, अब कौन सी चीज़ रेलेवेंट है कौन सी नहीं, या पहले अच्छी तरह स्क्रूटनाइज करके गए होंगे तो फिर हो। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और कॉम्प्लेक्स इस तरह के आने हैं, नेटवर्क फ्रॉम रिलेटेड एंटिटीज थाए नॉन था, ये तो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो था। तो वो भी आपकी इंशाल्लाह ख्वाहिशें कल पूरी होंगी। तो टाइम हो गया अगली क्लास का, तो यहाँ के लिए आई वुड से गुड बाय। हमें थोड़ा आइडिया हो गया, रिवीजन हो गई। कल स्ट्रेट हम विल डू कपल ऑफ मोर इसी तरह जनरल क्वेश्चन, और फिर आपके साथ कोड ऑफ एथिक्स का बहुत तो इंपॉर्टेंट सेक्शन को हम रीड आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे, नोट बनाएंगे, और आपको मैं पैराग्राफ मार्क भी कराऊंगा, जिसमें 90% जो पेपर एथिक्स का सेट होता है वो उन्हीं पैराग्राफ में से ही आता है। आई वुड से 100%, बट 10% मैं मार्जिन रख रहा हूँ कि ज़ाहिर एग्जामिनर कुछ और भी कर सकता है। तो कल फिर हम यहीं से आगे इसी तरह ही कंटिन्यू करेंगे। तो यही हमारा तरीका होगा, क्वेश्चन एंड कोड ऑफ एथिक्स। जी, इसके बाद इंशाल्लाह नहीं, एक क्लास हम क्वालिटी कंट्रोल की रखेंगे, क्योंकि इस ग्रेड में क्वालिटी कंट्रोल है, आईसा 220, ISPC1। उसके बाद ग्रेड ए रिस्क के ऊपर आ गए। बिल्कुल जी। तो जनाब ये एजेंडा में आपने नोट भी कर लिया कि कल हमारा जो है वो टेस्ट बी है, तो प्लीज़ कल आपने अपने टेस्ट बी ज़रूर सबमिट करने हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।